गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का जो टॉपिक चालू है वो आइसोमेरिज्म टॉपिक चालू है, और आइसोमेरिज्म के अंदर जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो पार्ट हम लोगों ने स्टडी किया है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, एंड लास्ट टोटोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हम ये पार्ट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद जो हम लोगों ने स्टडी किया था, जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो टॉपिक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अभी हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमको 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को स्टडी करना है। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये 2 पार्ट हम लोगों को स्टडी करने हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। और कल लास्ट क्लास में, कल मीन्स लास्ट क्लास में हम लोग ये पार्ट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज जो हम लोगों को स्टडी करना है वो पार्ट स्टडी करना है, कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हैं आज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एज ऑलवेज मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कंसेप्ट का जो नेम होता है उस नेम के अंदर ही पूरा कंसेप्ट छिपा हुआ होता है। यहाँ पर आपका वर्ड यूज किया हुआ है क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर अभी तक आइसोमेरिज्म के अंदर जितना भी पार्ट हम लोगों ने स्टडी किया है, उन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका आइसोमेरिज्म आता है वो आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंसेप्ट का जो नेम होता है उस नेम के अंदर ही पूरा कंसेप्ट छिपा हुआ होता है। कंसेप्ट के अंदर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, किस तरह से स्टडी करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट के नेम के अंदर छिपी हुई होती है। जैसे यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको नेम से ही इसके पता चल रहा होगा कि इस टाइप के आइसोमेरिज्म के अंदर, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो हम स्टडी करने वाले हैं उसके अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं? लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यानी कि लाइट को ही हम इसके अंदर स्टडी करने वाले, कि लाइट से रिलेटेड मॉलिक्यूल और लाइट के इंटरेक्शन से रिलेटेड हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर स्टडी करने वाले हैं। नेम ही दिया हुआ है ऑप्टिकल, यानी कि लाइट की वजह से, लाइट के इंटरेक्शन की वजह से
आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो उन चेंजेस को ही हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स लाइट के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करेंगे, तो जो डिफरेंट इंटरेक्शन है उस डिफरेंट इंटरेक्शन की वजह से ही आइसोमेरिज्म अकर होगी, और उस आइसोमेरिज्म फिनोमिनन को हम क्या बोलने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलने वाले हैं। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो इसके अंदर लिखो, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन लिखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which can rotate, organic compounds which can rotate a plane polarized light, organic compound which can rotate plane polarized light in clockwise or anti-clockwise direction. Organic compounds which can rotate plane of polarized light in clockwise or anti-clockwise direction are called optical isomers. And the phenomenon is called optical isomerism. यानी कि जितने भी कंपाउंड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, उन सारे के सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। और ये जो फिनोमिनन है, यानी कि कौन सा फिनोमिनन, पोलराइज है, यानी कि रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये जो फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल लाइट होती है, जो नॉर्मल व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट के जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शंस में होते हैं। जो व्हाइट लाइट के वाइब्रेशंस है, जो नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल व्हाइट लाइट, उसके वाइब्रेशंस ऑल डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहे हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशंस केवल एक ही डायरेक्शन में होने वाले हैं, केवल एक ही प्लेन में होंगे। ये नॉर्मल लाइट दी हुई है, तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो सभी प्लेन में होने वाले हैं, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या होंगे, केवल एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, तो जिस लाइट के वाइब्रेशंस केवल एक ही प्लेन में होते हैं, उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगी आपकी नॉर्मल लाइट। अगर आपको कोई लाइट ऐसी दी हुई है जिसके वाइब्रेशंस क्या है, केवल एक ही प्लेन में है, तो इस लाइट को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जब भी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंपेयर करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए हम कभी भी नॉर्मल लाइट का यूज नहीं करने वाले हैं, हम किसका यूज करने वाले हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज करने वाले हैं। और वो भी कौन सी, मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मोनोक्रोमेटिक, यहां पर एक वर्ड मैंने और यूज किया, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि लाइट के अंदर केवल वन टाइप ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट होती है, केवल एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट होती है लाइट के अंदर, तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट के अंदर रेंज होती है, सभी कलर्स की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है, लेकिन जो मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो उसके अंदर केवल एक ही कलर की वेवलेंथ प्रेजेंट होगी। तो हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कौन सी लाइट का यूज करना है, मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट का हमको यूज करना है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट
जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या होने वाले हैं, केवल एक ही प्लेन में होंगे, और जो नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट के वाइब्रेशंस क्या हैं, सभी प्लेन में होने वाले हैं। तो हम किसका यूज करने वाले हैं, मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। ओके तो हम लोगों ने जो अभी नोट किया है, जो अभी नोट डाउन किया है, उसमें हम लोगों ने नोट किया है कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन रोटेट ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ क्लॉकवाइज, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे हम उसको, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। और ये जो पूरा का पूरा फिनोमिनन है, इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलने वाले हैं। ठीक, तो इसी में नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करो। फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, for a compound to be optically active, it must have a chiral center. It must have a chiral center or chiral carbon. It must have a chiral center or a chiral carbon or asymmetric center or एसिमेट्रिक सेंटर। अब देखो यहां पर जो अभी मैंने वर्ड यूज किए, फॉर टू बी ऑप्टिकली एक्टिव ए मॉलिक्यूल मस्ट हैव ए कायरल सेंटर, ए कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। तो यहां पर तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। तो क्या मतलब होता है वो अभी हम देखते हैं। कायरल सेंटर, तो यहां पर जो वर्ड मैंने यूज किया हुआ है कायरल सेंटर, कायरल सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा सेंटर जिसके अबाउट मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल यानी कि कंपाउंड के अंदर एक ऐसा सेंटर जिस सेंटर के अबाउट मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था क्या, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब क्या हुआ था, एक ऐसा सेंटर जिसके अबाउट मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसके अबाउट मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहां पर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जो ज्योमेट्रिकल कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो पाई बॉन्ड के अबाउट एग्जिबिट करते हैं, लेकिन यहां पर 2 पाई बॉन्ड दिए हुए। अब 2 पाई बॉन्ड में से जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो केवल एक ही होने वाला है। दोनों पाई बॉन्ड के अबाउट कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। वो देखो यहां पर, क्यों, मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन बताई थी कि जो 2 रिस्ट्रिक्टेड एटम है उन पर जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां पर दोनों सेम आ गए, तो ये तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट ही नहीं करेगा। तो कौन सा एग्जिबिट करने वाला है, ये पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इसी तरह से एसिमेट्रिक सेंटर भी होता है, कायरल सेंटर भी होता है, और उसको आप ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हो। ऑप्टिकल सेंटर मतलब जिसके अबाउट मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ठीक, तो फुल स्टॉप के बाद लिखना कंटिन्यू करो। According to IUPAC, carbon atom which bear, according to IUPAC, carbon atom which bear all 4 different substituent, which bear all 4 different substituent is called chiral carbon. A carbon atom which bear all 4 different substituent is called chiral carbon. यानी कि कोई भी एक ऐसा कार्बन जिस कार्बन पर
चारों के चारों ग्रुप जो अटैच्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट होंगे चारों के चारों कार्बन एटम पर जो ग्रुप अटैच्ड है वो डिफरेंट होंगे, तो उसको, उस कार्बन को हम क्या बोलने वाले हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे यहां पर मैं ये लेता हूं PH, H, मिथाइल एंड OH। यहां पर कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये कार्बन एटम दिया हुआ है, तो इस कार्बन एटम पर जो ग्रुप अटैच्ड है, फिनाइल, मिथाइल, OH एंड हाइड्रोजन, ऑल फोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट। चारों के चारों ग्रुप क्या दिए हुए, डिफरेंट दिए हुए। तो ये कायरल, ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन आ जाएगा। तो जितने भी कार्बन एटम ऐसे होंगे जिन पर चारों के चारों ग्रुप डिफरेंटली अटैच्ड हैं, उनको हम क्या बोलने वाले हैं, कायरल कार्बन बोलने वाले हैं। या फिर हम इस तरह से देख सकते हैं CH3, CH2, CH, NH2, CH3। ठीक, अब अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ एक एंड पर CH3 CH2 ग्रुप अटैच्ड है, एक एंड पर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, और एक NH2 ग्रुप, और एक क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो इसके पास भी क्या हो गए, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर ऐसा कार्बन एटम जिसके पास चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। और कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन आर कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल। कंपाउंड्स कंटेनिंग कायरल कार्बन आर कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल। यानी कि जिन कंपाउंड्स के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो, उसके अंदर आपको क्या चेक करना है, कायरल कार्बन चेक करना है। अगर कायरल कार्बन है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या फिर वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। किसी ना किसी एक डायरेक्शन में प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को वो कंपाउंड रोटेट जरूर करने वाला है। ओके, तो इसी तरह से देखते हैं ओके, जैसे अभी आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर मैं कायरल कार्बन फाइंड करता हूं कि हाउ मैनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल, तो मैं किस तरह से चेक करने वाला हूं, मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि एट चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप किसके ऊपर प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहले आपका ये कार्बन एटम आया, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है। ग्रुप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ग्रुप बस डिफरेंट होना चाहिए। ये इधर पूरा बल्कि ग्रुप दिया हुआ है, और इधर OH और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इसी तरह से आप यहां पर चेक कर सकते हो, ये भी कायरल कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन एटम भी कायरल हो जाएगा, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये कायरल आ जाएगा। अगर मैं यहां पर इसको चेक करता हूं, ये कायरल नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों ग्रुप क्या आ गए हैं, दोनों ही ग्रुप आपके सेम आ गए हैं, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो ये कार्बन एटम आपका कायरल नहीं होने वाला है। तो अगर दो ग्रुप सेम आ जाते हैं तो उसको आप कभी भी कायरल कार्बन नहीं बोलोगे। कायरल कार्बन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो चारों के चारों ग्रुप्स अटैच्ड हैं
वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो आप उस मॉलिक्यूल को, उस कार्बन को क्या बोलने वाले हो, कायरल कार्बन, एंड मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बोलोगे। ओके तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए क्या जरूरी होता है, कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन का होना जरूरी होता है। आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को एक डिफरेंट मेथड से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एक डिफरेंट वे से और एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कायरल कार्बन तो जरूरी है, ठीक है, हमको पता है कि हाँ कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए, वो तो हमको पता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड को, जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, आप उसको एक डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट वे से और एक्सप्लेन कर सकते हो। किस तरह से, तो नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करो। for optically active compound, for optically active compound, molecule, for optically active compound, molecule and its mirror image, molecule and its mirror image both should be non-superimposable. For optically active compound, molecule and its mirror image both should be non-superimposable. ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है। इससे पहले जो मैंने आपको कायरल कार्बन वाले कंडीशन लिखाई है, कायरल कार्बन से आप चेक कर सकते हो, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमको ऐसे मिलने वाले हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन तो प्रेजेंट होगा, लेकिन वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। कंपाउंड्स तो, कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, बट कंपाउंड क्या होने वाले हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए जो मस्ट कंडीशन है, सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज बोथ शुड बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल। यानी कि जैसे अभी यहां पर मैं ये लेकर के चलता हूं, तो ये मेरा हैंड है, यहां पर मैंने मिरर रखा, तो ये क्या आ गया, मिरर इमेज आ गया। तो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हुआ, ये मिरर इमेज, बहुत क्या होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए। आप इसको इस तरह से लेकर के ऐसे पुट करो, या फिर इसको लेकर के आप ऐसे पुट करो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल आने चाहिए। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि ईच पार्ट एग्जैक्टली ओवरलैप करना चाहिए। अगर एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा है तो आप उसको सुपर इम्पॉसिबल नहीं बोलने वाले हो, आप उसको क्या बोलोगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल बोलोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पर ये तो चलो हमको पता चल रहा है कि ये जो कार्बन दिया हुआ है, ये कार्बन क्या है, आपका कायरल कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो सभी ग्रुप क्या हैं, आपके डिफरेंट दिए हुए हैं। यहां पर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सारे के सारे ग्रुप क्या दिए हुए हैं, आपको डिफरेंट दिए हुए हैं। अब क्या करना है, आपको इसका मिरर इमेज लेना है। यहां पर आपने ये मिरर रखा। अब आपको पता है कि अगर आप प्लेन मिरर यूज कर रहे हो तो प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है वो कितनी डिस्टेंस पर बनता है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उतनी ही डिस्टेंस पर उसका मिरर इमेज भी फॉर्म होता है।
तो अगर आप यहां पर इसका मिरर इमेज लेते हो तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा सी डिस्टेंस इंक्रीज कर लेते हैं हम। ओके, तो यहां पर ये आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, आपको मिरर इमेज दिया हुआ है। ठीक, मॉलिक्यूल मिरर इमेज। तो अब मैंने आपको बोला था कि मॉलिक्यूल एंड मिरर इमेज बोथ शुड बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब आप नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी किस तरह से चेक करने वाले हो? देखो, ये मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करो, आपके पास या तो इस मॉलिक्यूल को, जैसे अभी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे ही पिक करो, ऐसे ही लिफ्ट करो मॉलिक्यूल को, और इसके ऊपर आप इसको सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करो। जैसे ही आप इसको इस तरह से लिफ्ट करके इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करोगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज नहीं होने वाला है। अच्छा, ये जो बॉन्ड्स का नोटेशन लिया हुआ है, बॉन्ड्स नोटेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो आपका वेज लाइन होता है, जो सॉलिड लाइन होता है, ये होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो ब्रोकन लाइन है, डैश लाइन, इसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, तो अब नेक्स्ट मैंने क्या किया कि भाई अगर मैं इस तरह से उठा करके ऐसे इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश कर रहा हूं तो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल को इस तरह से लिफ्ट किया, ऐसे लिया मॉलिक्यूल, और इसको मैंने 180 डिग्री इस तरह से रोटेट किया। तो 180 डिग्री रोटेट क्यों किया वो भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो तो मॉलिक्यूल के रोटेशन में उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है या नहीं होता है, वो पार्ट हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो कब मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा नहीं होगा, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो हम स्टडी करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज नहीं होता है। तो आपने क्या किया, मॉलिक्यूल को ऐसे लिफ्ट किया, ऐसे लिफ्ट करने के बाद 180 डिग्री रोटेट किया। तो ये जो आपका आयोडीन राइट साइड में था, सपोज करो ये इस तरह से, मेरा जो थंब दिया हुआ है ये थंब, ये क्या हो गया, आयोडीन, ऐसे पिक किया इसको और इस तरह से रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया, तो आयोडीन मेरा क्या आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया इस तरह से। अब इसको लिफ्ट करने के बाद जो क्लोरीन और ब्रोमीन लेफ्ट साइड में है वो दोनों क्या हो जाएंगे, राइट साइड में हो जाएंगे। ऐसे करने के बाद जब इसको आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराओगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, इस तरह से कराने पर तो सुपर इम्पोज हो जा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन आ जा रहा है, आयोडीन के ऊपर आयोडीन आ जा रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम कहां पर आ जाएगी, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। वो कैसे, अभी जो क्लोरीन दिया हुआ है वो इनसाइड द बोर्ड दिया हुआ है, अवे फ्रॉम यू दिया हुआ है। जो क्लोरीन बॉन्ड है वो क्या है, अवे फ्रॉम यू है, और जो ब्रोमीन है वो टुवर्ड्स यू है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। लेकिन जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे, जैसे ही आपने क्या किया, इसको 180 डिग्री रोटेट किया, तो 180 डिग्री रोटेट करने पर जो बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है वो बॉन्ड क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ जाएगा। यानी कि ये जो बॉन्ड आपसे दूर की साइड को था, ये बॉन्ड क्या आ जाएगा, आपकी साइड को आ जाएगा। और जब आप इसको यहां पर सुपर इम्पोज कराओगे तो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज नहीं होने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल मॉलिक्यूल में क्लोरीन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आ रहा है, और मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आता है, और जो मिरर इमेज आपने लिया है, मिरर इमेज के अंदर क्या आता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करने वाला है। अगर एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं हुआ है तो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और अगर एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाता है तो कंपाउंड क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर ओवरलैप हो जाता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली
इनएक्टिव, और अगर ओवरलैप नहीं होता है तो कंपाउंड क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है, ये आपका क्या बन गया, एक पेयर बन गया। भाई ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल था और ये क्या आ गया, इसका मिरर इमेज। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल एंड मिरर इमेज दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज तो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये जो मिरर इमेज है ये क्या हुआ, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल आइसोमर आया। ठीक, तो जैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर, जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म स्टडी किया था, एक पाई बॉन्ड के अबाउट हमको दो आइसोमर मिलते थे, एक सिस और दूसरा ट्रांस, या फिर एक ई और दूसरा जेड मिलता था। किसकी वजह से, जब हम क्या करते थे, उनकी सब्स्टिट्यूएंट की रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर देते थे। यहां पर हमको क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। तो जब अगर मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिरर इमेज फॉर्म हुआ वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल आइसोमर आता है। तो यहां पर एक ऑप्टिकल सेंटर है, तो एक ऑप्टिकल सेंटर के अबाउट भी हमको क्या मिलने वाले हैं, दो आइसोमर्स मिलने वाले हैं। ठीक, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो यहां पर क्या बन गया, एक पेयर बना। तो एक ये जो पेयर बना है किसका, मिरर इमेज, मॉलिक्यूल एंड मिरर इमेज का पेयर। तो इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर। तो इस पेयर को हम क्या, इन दोनों को हम क्या बोलने, इनएंशियोमर बोलने वाले हैं। अब इनएंशियोमर का मतलब क्या हुआ ये और देख लेते हैं। इनएंशियोमर का मतलब होता है मॉलिक्यूल एंड मिरर इमेज, मॉलिक्यूल एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज के पेयर को आप क्या बोलते हो, इनएंशियोमेरिक पेयर बोलते हो। तो ये दोनों एक दूसरे का, अगर मैं रिलेशन की बात करूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, इन दोनों का जो रिलेशन आएगा वो इनएंशियोमर्स आ जाएंगे, इनएंशियोमेरिक रिलेशन आ जाएगा। ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और ये क्या है, इसका मिरर इमेज। तो मॉलिक्यूल एंड मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर्स बोलते हैं। कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो और उसका मिरर इमेज, तो वो दोनों का रिलेशन क्या आ जाएगा, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड इनएंशियोमेरिक पेयर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक नया वर्ड ऐड किया है, क्या, इनएंशियोमर्स। तो अभी हम थोड़ा क्या करते हैं, इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करते हैं थोड़ा। इनएंशियोमर्स, तो अगर मैं इनएंशियोमर्स की बात करूं तो इनएंशियोमर्स क्या आ जाएंगे, नोट डाउन करना स्टार्ट करो। molecule and its non-superimposable mirror image, molecule and its non-superimposable mirror image are called enantiomers. Molecule and its non-superimposable mirror image आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। यानी कि मॉलिक्यूल और उसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, उसको आप क्या बोलने वाले हो, इनएंशियोमर्स बोलने वाले हो। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही कायरल सेंटर दिया हुआ है, एक ही कायरल कार्बन है, तो एक कायरल कार्बन से दो आइसोमर बनकर के आएंगे, तो उन दो आइसोमर्स के बीच का जो रिलेशन आने वाला है वो रिलेशन क्या आएगा आपका, इनएंशियोमेरिक रिलेशन ही आने वाला है। यानी कि मॉलिक्यूल एक कायल कार्बन होने की कंडीशन में मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज दोनों हमेशा क्या आने वाले, इनएंशियोमर्स आने वाले हैं।
ठीक, अब इनैनिशियमर्स की प्रॉपर्टीज की हम और बात करते हैं। क्योंकि इनैनिशियमर्स की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि आगे जब हम इसका यूज़ करने वाले हैं, इस पर बेस्ड जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जनरली, तो वो क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में लिखना शुरू करो। इनैनिशियमर्स हैव identical enantiomers have identical physical properties like enantiomers have identical physical properties like boiling point, melting point, densities, etc. Enantiomers have identical physical properties like boiling point, melting point, density, etc. Except one property have identical physical properties, except one property, comma, rotation of plane polarized light. Except one property, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जो इनैनिशियमर्स हैं, इनैनिशियमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। कौन सी? रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, लिखो, बोथ enantiomers rotate plane of polarized light. Both enantiomer rotate plane of polarized light in equal amount. Rotate plane of polarized light in equal amount, but in opposite direction. Both enantiomers rotate plane of polarized light in equal amount बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, जो दो इनैनिशियमर्स की बात हम कर रहे हैं, दोनों के दोनों इनैनिशियमर्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वल अमाउंट में रोटेट करेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक, किस तरह से अभी देखते हैं एग्जांपल। ये आपको ब्यूटेन टू ऑल दिया हुआ है, ये लिया, मिथाइल एंड इथाइल, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल और ये क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज। तो अभी मैंने बोला कि बोथ इनैनिशियमर्स रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन इक्वल अमाउंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सपोज करो ये जो आपका आइसोमर दिया हुआ है, ये आइसोमर क्या कर रहा है, x डिग्री रोटेट कर रहा है, और प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस साइन का मतलब रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मैं यहां पर ये एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक, और यहां पर मैंने मान लिया कि ये जो मॉलिक्यूल है तो ये प्लस एक्स है, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको माइनस एक्स डिग्री रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या करने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दिया हुआ है, यहां पर मैं इस तरह से भी मान सकता हूं। अभी तो मैंने ये माना कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव रोटेट करेगा, इसको मैं ऐसा भी मान सकता हूं क्या, कि ये
माइनस एक्स डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये क्या कर देगा, प्लस का एक्स डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो दोनों इक्वल अमाउंट में रोटेट करेंगे, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, आइसोमर which rotate plane of polarized light, isomer which rotates plane of polarized light in clockwise direction, which rotates plane of polarized light in clockwise direction is called dextrorotatory, is called dextrorotatory। जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। एंड द आइसोमर विच रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, and the isomer which rotates plane of polarized light in anti-clockwise direction, and the isomer which rotates plane of polarized light in anti-clockwise direction is called levorotatory। तो जो आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं लेवोरोटेटरी। और फुल स्टॉप के बाद लिखो, डेक्स्ट्रोरोटेटरी रोटेशन is represented by dextrorotatory rotation is represented by small d, or plus sign, small d or plus sign, and the levorotatory rotation is represented by, and levorotatory rotation is represented by small l or minus sign, and levorotatory rotation is represented by minus l or represented by small l और माइनस साइन। तो जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी रोटेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी या फिर पॉजिटिव साइन, और जो लिवर रोटेटरी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल और माइनस है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवर रोटेटरी क्या होने वाला है। तो एक यहाँ पर नोट पॉइंट है, उस नोट पॉइंट को करके लिखो, क्योंकि जो अभी मैं नोट पॉइंट बोल रहा हूँ उस नोट पॉइंट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं। तो लिखो इसके अंदर, enantiomers cannot be separated, via fractional distillation method. Enantiomers cannot be separated via fractional distillation method because both have identical boiling points, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप किसको सेपरेट कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप केवल उन कंपाउंड्स को ही सेपरेट कर सकते हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, और जिन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है उन कंपाउंड्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला कि जो आपके यहाँ पर इनएंशियोमर्स हैं, इनएंशियोमर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वो क्या होती है, सारे की सारी सेम होती है। तो इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्लियर? ओके,
नेक्स्ट लाइन से नोट करो, enantiomers react with different rate. Enantiomers react at a different rate, enantiomers react at a different rate when they react with enantiomers react at a different rate when they react with an optically active reagent. अगर आप enantiomers की रिएक्शन करा रहे हो तो enantiomers की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ डिफरेंट रेट से होती है, और ये जो वेरिएशन है, रेट का जो वेरिएशन है, ये बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन होता है. तो कुछ कंपाउंड्स तो ऐसे होते हैं, कुछ इनएंशियोमर्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते. एक इनएंशियोमर रिएक्ट करता है और दूसरा इनएंशियोमर बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता है. तो इस टाइप की रिएक्टिविटी का जो यूज है वो यूज हम मेडिसिन में करते हैं. जैसे आपका कैंसर ड्रग है, कैंसर ड्रग में आपका स्टीरियो आइसोमर का यूज होता है, कौन सा? सिस्प्लेटिन. तो वहां पर जो रिएक्टिविटी आती है वो सिस्प्लेटिन की आती है, ट्रांसप्लेटिन रिएक्ट ही नहीं करता है. तो जो इनएंशियोमर्स हैं, इनएंशियोमर्स भी ऐसे ही होते हैं. अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो तो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन की जो रेट है वो डिफरेंट होती है. और अगर आप ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ कराते हो और अगर आप ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो तो दोनों सेम रेट से रिएक्ट करते हैं. तब रिएक्शन की रेट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है. अगर आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ. लेकिन अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या हो जाएगा? जो रिएक्शन की रेट है वो डिफरेंट आएगी. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी? इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज थी. तो अगर मैं यहां पर रिपीट करूं तो क्या आ जाएगा? इनएंशियोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सभी सेम होती है एक्सेप्ट टू प्रॉपर्टीज. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? डिफरेंट आ जाएगी. रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन डिफरेंट होता है. जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और जो लिवर रोटेटरी है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. दोनों इक्वल अमाउंट में रोटेट करेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन रहने वाले. जो रोटेशन की अमाउंट है वो सेम ही रहने वाली है, रोटेशन की अमाउंट चेंज नहीं होगी. ओके. दूसरा मैंने बोला था कि रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट. तो जब हम ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट आएगी, और अगर हम ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ कराएंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी. ओके. तो ये था आपका क्या? इनएंशियोमर्स. नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? डायस्टीरियोमर्स. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? डायस्टीरियोमर्स की. तो लिखो डायस्टीरियोमर्स के अंदर स्टीरियो आइसोमर्स. डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन में स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image. Stereoisomers which are not mirror image to each other. स्टीरियो आइसोमर्स यानी कि कोई भी दो स्टीरियो आइसोमर्स को आप कंपेयर कर रहे हो. स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image to each other are called डायस्टीरियोमर्स. यानी कि कोई भी दो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं. ठीक. फुल स्टॉप के बाद पहले इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल क्या आ जाएगा? अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं. ओके. यहां पर मैंने ये ट्रांस और ये सिस एल्कीन लिया.
तो एक पॉइंट में अभी आपका यहां पर क्लियर कर देता हूं। तो जो मैंने डायस्टीरियोमर वर्ड यूज किया, डायस्टीरियोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए वैलिड नहीं है केवल, वो आपका सभी स्टीरियो आइसोमर्स के लिए वैलिड है जो डायस्टीरियोमर वर्ड है। तो डायस्टीरियोमर का मतलब क्या हुआ, दो स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल भी तो स्टीरियो आइसोमर्स के ही पार्ट होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके स्टीरियो आइसोमर्स है। लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे सभी स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। डायस्टीरियोमर्स। ओके, अब एक एग्जांपल ऑप्टिकली एक्टिव का ले लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि अगर केवल एक ही कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल और उसका जो मिरर इमेज है वो हमेशा एनेंशियोमर्स आने वाले हैं। तो डायस्टीरियोमर्स की अगर आप बात करते हो तो डायस्टीरियोमर्स के लिए मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन वन कायरल सेंटर होना जरूरी है। तो मोर देन वन कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा तभी आप उसको डायस्टीरियोमर्स बोलने वाले हो, तभी मॉलिक्यूल के अंदर डायस्टीरियोमर्स पॉसिबल होंगे अगर मोर देन वन कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। अगर एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो उसके अंदर कभी भी डायस्टीरियोमर्स प्रेजेंट नहीं होने वाले हैं। ओके, मिथाइल हाइड्रोजन OH फिनाइल ड्यूटेरियम मिथाइल। तो अगर आपको डिफरेंट आइसोटोप दिया हुआ है, डिफरेंट आइसोटोप होने पर भी आप क्या करने वाले हो, उसको डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करोगे। अब ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड का मैं क्या कर देता हूं, मिरर इमेज ले लेता हूं पहले। अगर इस कंपाउंड का मैं मिरर इमेज लेता हूं यहां पर, ये जो मैंने नोटेशन लिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स का नोटेशन जो लिया हुआ है, इस नोटेशन को बोलते हैं क्या हम, फिशर नोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ये जो आपका पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, आपका कायरल कार्बन होता है। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन मेथड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 3D मॉलिक्यूल इनटू 2D प्लेन। जो फिशर प्रोजेक्शन मेथड है, फिशर प्रोजेक्शन मेथड हम किस लिए यूज करते हैं, जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को हम 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर ये फिशर प्रोजेक्शन मैंने यूज किया हुआ है। तो अब यहां पर अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था और ये क्या था, मिरर इमेज। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इनएंशियोमर्स आ जाएंगे। ओके, अब एक चीज यहां पर देखो, जैसे मैंने यहां पर क्या हुआ था, सिस और ट्रांस के अंदर किसी एक कार्बन पर जो 2 ग्रुप दिए हुए थे, इन दोनों ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है, जो अरेंजमेंट है, मैंने उसको इंटरचेंज कर दिया था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर भी मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूं। ये कार्बन क्या है, आपका कायरल कार्बन। अब अगर मेरे को डिफरेंट आइसोमर्स बनाने हैं तो ये जो मॉलिक्यूल यहां पर लिया हुआ है, मिथाइल OH मिथाइल PH, तो ये वाला जो आपका कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन में हाइड्रोजन राइट साइड है, ड्यूटेरियम लेफ्ट साइड है। तो मैं क्या कर दे रहा हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दे रहा हूं, यानी कि इन दोनों का ओरिएंटेशन चेंज कर दे रहा हूं इस तरह से। तो अब अगर आप देखोगे ये हुआ, तो यहां पर ओरिएंटेशन डिफरेंट आ गया। तो अब मैं क्या ले सकता हूं, इसका मिरर इमेज ले सकता हूं फिर से। अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं तो क्या आ जाएगा, DHOH
Me and pH। दो कायरल सेंटर, मैंने आपको बोला था कि एक कायरल सेंटर की वजह से दो आइसोमर बनते हैं, इसके अंदर दो कायरल सेंटर है तो कितने आइसोमर्स आने चाहिए, 4 आइसोमर्स। तो अब यहां पर आप इन आइसोमर्स को कंपेयर करो, देखो ये दोनों क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के इनएंशियोमर्स आ जाएंगे। क्यों क्यों इनएंशियोमर्स आएंगे, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज है। अब ये वाला आइसोमर और ये वाला आइसोमर्स, ठीक, अगर आप ये आइसोमर और ये आइसोमर इनको अगर आप आपस में कंपेयर करते हो, तो जब आप इन दो आइसोमर्स को आपस में कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आप यहां पर देखोगे कि स्टीरियो आइसोमर्स तो है, क्योंकि दोनों का, इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का, दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है भाई, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस वाले मॉलिक्यूल का भी आने वाला है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो एटम्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है, उनका जो ओरिएंटेशन है, वो क्या दिया हुआ है, डिफरेंट दिया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था स्टीरियो आइसोमर्स के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन एटम्स का और ग्रुप्स का जो ओरिएंटेशन है, जो अरेंजमेंट है, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, इन दोनों कंपाउंड्स का जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स में, पहले वाले को ले लो, यहां पर वर्टिकल लाइन के राइट साइड में ड्यूटेरियम दिया हुआ है, यहां पर वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में ड्यूटेरियम दिया हुआ है, तो अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स आ जाएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स हैं बट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो अगर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो आप उनको क्या बोलने वाले हो, डायस्टीरियोमर्स बोलने वाले हो। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। इसी तरह से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स आ जाएंगे। ठीक, तो मॉलिक्यूल में डाई मॉलिक्यूल के डायस्टीरियोमर्स होने के लिए, यानी कि जैसे एक कायरल सेंटर दिया हुआ, एक कायरल सेंटर से अगर आप आइसोमर्स बनाते हो तो दो ही आइसोमर बनकर के आएंगे, जो कि एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, इनएंशियोमर्स। तो अगर आपको डायस्टीरियोमर्स भी बनाने हैं तो उसके लिए कंपाउंड के अंदर कम से कम दो कायरल सेंटर का होना जरूरी है। तो यहां पर आपकी वही कंडीशंस आ गई है। तो ये क्या बोलोगे, मिरर इमेज, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं बट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो इसलिए आप इनको क्या बोलते हो, डायस्टीरियोमर्स बोलते हो। लिखो इसी के अंदर, नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करो। डायस्टीरियोमर्स डायस्टीरियोमर्स हैव different physical and chemical properties. Diastereomers have different physical and chemical properties. Diastereomers की physical and chemical properties completely different होती है, and they can be separated via fractional distillation method, and they can be separated via फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। जो डायस्टीरियोमर्स हैं उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने का मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होने वाला है, तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और उसकी वजह से ही आप क्या कर सकते हो, डायस्टीरियोमर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हो। तो ये पार्ट हुआ किसका, डायस्टीरियोमर्स का। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्या, रेसिमिक मिक्सचर।
नेक्स्ट कंसेप्ट की हम बात करते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, पहले हम समझ लेते हैं इसको, एक छोटे से इसको, इस पॉइंट को थोड़ा सा। मान लो कि आपको कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दिया हुआ है, प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक, और यहां पर जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है इस तरह से मान लो ये कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है आपको, और ये आपको क्या दिया हुआ है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिया हुआ है, ठीक। तो इस मैं मान करके चल रहा हूं, यहां पर हाइपोथेटिकली मैं मान करके चल रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल के इस कंटेनर के अंदर 1000 ज्यादा हो जाएगा, इस कंटेनर के अंदर 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मान करके चल रहा हूं मैं यहां पर अभी हाइपोथेटिकली। ये जो मॉलिक्यूल है इसके 100, ये कंपाउंड्स के 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और क्या दिया हुआ है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिया हुआ है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिया हुआ होने का मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सॉरी। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिया हुआ है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने का मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल किसके ऐड कर दिए, इसके इनएंशियोमर्स के। जो इस मॉलिक्यूल का इनएंशियोमर था, इनएंशियोमर के 5 मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड कर दिए। अब आपको पता है क्या कि जो इनएंशियोमर्स है, इनएंशियोमर्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वल अमाउंट में रोटेट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल यहां पर आए, ये क्या करेंगे, ये 5 मॉलिक्यूल इसके 5 मॉलिक्यूल के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे। भाई यहां पर अभी 100 मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, जैसे ही आपने इसके इस मॉलिक्यूल के इनएंशियोमर्स को ऐड किया, कितने मॉलिक्यूल आपने ऐड किए, 5 मॉलिक्यूल ऐड किए, तो ये 5 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके 5 मॉलिक्यूल के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे। अब आपने यहां पर क्या किया, और यहां पर आपने टोटल 25 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, तो क्या होने वाला है, इसके 25 मॉलिक्यूल्स का रोटेशन कम हो जाएगा। अगर आपने इसके भी क्या कर दिए, 100 मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया, तो 100 मॉलिक्यूल्स को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, जितना रोटेशन इसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, उतना ही रोटेशन इसकी वजह से किस में हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो जो नेट रोटेशन हुआ, नेट रोटेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना एक आइसोमर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, उतना ही दूसरा आइसोमर क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कर देगा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ऐसे मिक्सचर, यानी कि अब यहां पर मैं रेसिपी मिक्सचर की बात कर रहा हूं, ऐसे मिक्सचर जिनके अंदर इनएंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स जिनमें इनएंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उन मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स बोलते हैं। जिनके अंदर इनएंशियोमर्स क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, वो मिक्सचर क्या आ जाएंगे, आपके रेसिमिक मिक्सचर्स आ जाएंगे। तो लिखो रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन, a mixture which contains both enantiomers, a mixture which contain both enantiomers in equal amount, a mixture which contains both enantiomers in equal amount is called racemic mixture. A mixture which contains both enantiomers in equal amount is called racemic mixture. Racemic full stop के बाद racemic mixture is an optically inactive mixture. Racemic mixture is
एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। जो रेसिमिक मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर हो जाएगा। ठीक, रेसिमिक मिक्सचर इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बिकॉज both enantiomers rotates plane of polarized light, because both enantiomers rotates plane of polarized light in equal amount, rotate planes of polarized light in equal amount but in opposite direction, in equal amount but in opposite direction। क्लियर? तो ऐसे सारे मिक्सचर्स क्या आ जाएंगे आपके, रेसिमिक मिक्सचर्स आ जाएंगे। और रेसिमिक मिक्सचर्स हमेशा क्या होने वाले, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाले। एक पॉइंट और ध्यान रखने वाली बात, एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको यहां पर, तो चाहो तो नोट पॉइंट करके लिख लो। इफ इंटरमीडिएट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर आपको कोई एक केमिकल रिएक्शन दी जा रही है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इफ इंटरमीडिएट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव देन फाइनल प्रोडक्ट will be a racemic mixture, then final product will be a racemic mixture if molecule contains a chiral center. If reaction intermediate is optically inactive, then final product will be racemic mixture if molecule contains chiral carbon। इसको देख लेते हैं अभी। देखो, मान लो आपको ये दिया हुआ है ब्यूटेन, ठीक, तो आप लोगों ने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा है। तो अगर मैं ब्यूटेन की रिएक्शन कराता हूं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करने वाली है किस तरह से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग प्रोसीड करने वाली है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल। तो जो आपका यहां पर फ्री रेडिकल बन करके आएगा, जैसे ये दिया हुआ है, ये फ्री रेडिकल दिया हुआ है, तो फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब मॉलिक्यूल कैसा हुआ, प्लेनर मॉलिक्यूल हुआ। अब इस प्लेनर मॉलिक्यूल के ऊपर जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो टॉप से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये जो कार्बन है ये कैसा है, प्लेनर दिया हुआ है, तो ब्रोमीन एटम इसके टॉप से भी अटैक कर सकता है और इसके बॉटम से भी अटैक कर सकता है। तो टॉप से अटैक करेगा एक डिफरेंट आइसोमर फॉर्म होगा, बॉटम से अटैक करेगा डिफरेंट आइसोमर फॉर्म होगा, और दोनों ही डायरेक्शन से अटैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर दिया हुआ है। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे Br2 के साथ तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, ये फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या हुआ यहां पर, कायरल कार्बन। तो यहां पर ये जो कायरल कार्बन फॉर्म हो रहा है तो यहां पर कितने आइसोमर बनकर के आएंगे, 2 आइसोमर बनकर के आएंगे। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या आ रहा है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और मैंने आपको बोला था कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल का क्या होना जरूरी है, डिसिमेट्रिक होना जरूरी है, ठीक, या फिर कायरल सेंटर होना जरूरी है। डिसिमेट्रिक बोलो या फिर एसिमेट्रिक बोलो। तो ये आपका एसिमेट्रिक नहीं है, तो डिसिमेट्रिक नहीं है ये वाला मॉलिक्यूल, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके आएगा वो क्या आ जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर D प्लस का L। ठीक, यहां पर D भी बनने वाला है और यहां पर L। D मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L मतलब लिवो रोटेटरी। तो
आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं इसके अंदर और, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं।